जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेसन टू के अंदर जैसे कि लेसन फर्स्ट में हमने बाइलिंगुअलिज्म और मोनोलिंगुअलिज्म एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर बोथ दीज टू टर्म्स, monolingualism and bilingualism. What is the definition and what is the differences? What are the differences between these two terms? Okay, and why there were the controversies in to attain, or you can say to implement, to follow the bilingual education system, or what were the restrictions and what were the controversies were there. So all these things हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को हम देखते हैं कि जिसमें हमने कहा था कि क्लासिकल यूरोपियन नोशन स्टेट एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। ये 18th century में 19th century में दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी पॉपुलर and was very familiar, you can say, inside the European countries, that one nation, one language, monolingual country must be monolingual. There is no, you can say, capacity, there was no flexibility for a country to attain foreign language. And it means to be a bilingual. There was no flexibility and there was no choice for any country that time. तो ये क्लासिकल यूरोपियन आप कह लें कि नोशन ऑफ स्टेट था कि किसी भी स्टेट का लोगो या आप उसको कह लें मोटो, यानी उसका एक टाइटल था कि एक नेशन एक लैंग्वेज, एक नेशन एक लैंग्वेज। अब यहाँ पर हमने देखा कि बाइलिंगुअल पर्सनैलिटी के कुछ हमने कैरेक्टर्स देखे थे कि बाइलिंगुअल पर्सनैलिटी को दे दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एंड यू कैन से trustful person, but they considered a mistrust and misbehaved person, that it is not trustable, it is not believable person. Okay, and they used to think that person that have two languages, it means the person who is bilingual, they used to consider them a confused personality and mistrust personality. This is okay. And next thing is that historical French reference works, the word bilingual is considered synonymous with cleft tongue as well as split personality. तो हिस्टोरिकल फ्रेंच रेफरेंस वर्क्स के अंदर, यानी जो फ्रेंच अगर हिस्ट्री को देखा जाए उसके अंदर बाइलिंगो मीन जो था उसको क्लेफ्ट टंग और एक स्प्लिट पर्सनालिटी का सिनोनिम कंसिडर किया रहता था। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है क्लेफ्ट टंग। क्लेफ्ट टंग होता है जैसे हमारे यहाँ वो तालू जो होता है वो सुराख होता है उसका नाक की तरफ और बोलते वक्त आवाज़ नाक में चले जाती है, तो इस तरह क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट टंग एक टर्म यूज़ होती है। और फिर उसको जिसके होंठ थोड़े से वो अंदर की तरफ धंसे होते हैं, एंड देन आफ्टर ऑपरेशन ही और शी विल बी क्लियर एंड विल बी, यू कैन से, रिकवर्ड फ्रॉम दिस डिजीज़। एक्चुअली इट इज़ अ डिजीज़। तो ये फ्रेंच हिस्ट्री में इस चीज़ को, बाइलिंगुअल सिस्टम को, बाइलिंगुअल पर्सनैलिटी को ये कंसिडर किया जाता था कि दिस इज़ अ क्लेफ्ट टंग डिजीज़, पर्सन इज सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़ क्लेफ्ट टंग, यानी he cannot, he or she cannot perceive and speak one language properly, and yeah, it means, in other words, we can say two language properly. तो पर्सन जिसके पास दो लैंग्वेजेस हैं वो ऐसे ही है जैसे वो क्लेफ्ट टंग का मरीज है। दिस इज ओके। एंड स्प्लिट पर्सनैलिटी, person having two languages, it means it is mistrust, it is he is confused and he is split personality. It means splitted, it means separated, it means it is diverted, it is diverted personality. Not, it is not clear that this person belongs to naturally, or you can say heartily belongs to this nation or from this nation. Okay, जैसे आज के दौर में हम भी
आजकल तो नहीं, अभी तो ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है। आज से 30 40 50 साल पहले इंग्लिश बोलने वाले को हम समझते थे कि इसका कुछ पता नहीं कि ये पाकिस्तान के साथ है या वो इंडिया के या इंग्लैंड के साथ, यानी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के साथ उनका एजेंट तो नहीं है। ये बात उस वक्त भी यानी इसको कंसिडर किया जाता था। तो दिस वाज अ थिंग। और आगे एक हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली यानी उसके बाद 1920 सेंचुरी के अंदर जैसे कि कुछ इसका कॉन्सेप्ट यानी एवोल्यूशन हुई बाइलिंगुअल के बारे में, कुछ अच्छे आइडियाज़ आना शुरू हुए कि बाइलिंगुअल सिस्टम को इतना बुरा नहीं है, इट शुड बी अडॉप्टेड इनसाइड द कंट्री, इन एनी कंट्री, बिकॉज नाउ एक्चुअली वर्ल्ड was getting, you can say, globalized. So that's why countries, you can say, started following this pattern. लेकिन still उस वक़्त तक भी एक यही हिस्टोरिकल आइडिया चला आ रहा था, अगरचे इसको एक्सेप्ट करने लगे थे, यानी इसकी एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो गई थी, बट लेकिन नॉर्मल नोशन फिर भी मोनोलिंगुअल था कि मोनोलिंगुअलिज्म इज बेस्ट देन बाइलिंगुअलिज्म। अगरचे इसकी सिग्निफिकेंस बाइलिंगुअलिज्म हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस, इट वाज, यू कैन से, इट वाज क्लियर्ड, yani many people were thinking that it is most efficient, most, you can say, appropriate and most workable, लेकिन still ये notion यही था कि monolingual is best than bilingual। उसके बाद हम देखते हैं कि फाउंडिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन और क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नोशन, द डिबेट अबाउट द इनसेपरेबिलिटी ऑफ द पीपल, लैंग्वेज एंड द स्टेट इरप्टेड। दैट इज ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ नोशन, ये यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नोशन, यानी ये उस वक्त जैसे कि हमने पहले कहा कि क्लासिकल यूरोपियन नोशन ऑफ नेशन आर स्टेट, ये एक कॉन्सेप्ट था कि मोनोलिंगुअल होना चाहिए। इसी तरह ये भी उस इन दैट टाइम इट वाज, यू कैन से, दिस कॉन्सेप्ट वाज फाउंडेड एंड एस्टेब्लिश्ड इन यूरोपियन क्लासिकल सिस्टम, दैट इनसेपरेबिलिटी ऑफ द पीपल्स लैंग्वेज एंड द स्टेट, के पीपल्स जो लोग हैं उनका अपनी लैंग्वेज से सेपरेट होना, अपनी लैंग्वेज से छुटकारा हासिल करना, इट वाज नॉट पॉसिबल, इट वाज नॉट पॉसिबल। So people should belong to their own language, and people should adopt their own language, and it is totally, you can say, it is totally unnatural, it is totally artificial phenomena. If a person belongs to one country and he speaks the language of another country, it is totally demoralized, इसको कंसिडर किया जाता था। यानी इट मीन्स कि इनसेपरेबिलिटी ऑफ द पीपल्स लैंग्वेज एंड द स्टेट, के लोगों की लैंग्वेज और स्टेट की लैंग्वेज से, जो नेशन की, कंट्री की लैंग्वेज थी, उससे ए इनसेपरेबिलिटी, और यू कैन से द सेपरेशन फ्रॉम दैट लैंग्वेज, इसको ये कोई, इट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट गुड, यानी इट वाज नॉट पॉसिबल, इट वाज नॉट पॉसिबल। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट में जैसे मोनोलिंगुअलिज्म को एक बहुत अच्छा ख्याल किया जाता था, और इज़ वन ऑफ द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल फंक्शनिंग एंड साउंड नेशन स्टेट। और इसको जो है मोनोलिंगुअलिज्म को एक पूरे कंट्री और उसकी स्टेट्स और उसकी टेरिटरीज़ के अंदर जो एक ही लैंग्वेज सिस्टम था, इसको जो है वो इसको वेल फंक्शनिंग और साउंड नेशन स्टेट का एक बहुत बड़ा करेक्टर माना जाता था कि एक मुल्क एक ही लैंग्वेज को फॉलो करता है। लाइक फ्रेंच, जर्मन, दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज एंड दे, यू कैन से, फील प्राउड, they feel proud to being Germans and they speak German, and the same way French, they were proud to being French, and they spoke French. Okay, so this was their
Information about the language a person lives in therefore signify not only a matter of language usage but also एक और बात कि ये सिर्फ लैंग्वेज की हद तक बात नहीं थी कि लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज़ करना, उसकी इंफॉर्मेशन एक शख्स को आनी चाहिए, यानी ये उसी नोशन ऑफ नेशन का एक क्लासिकल नोशन जो चला आ रहा है, कॉन्सेप्ट और मोटो चला आ रहा है, उसी का ये पार्ट है कि बल्कि ये पेट्रियटिज़म आप यूँ कह लें कि जो पेट्रियटिज़म और यू कैन से इट इज़ a person who is patriot, who is sincere to his own country, तो ये सिंसियरिटी की अलामत भी था, पेट्रियटिज्म और यू कैन से एलिजियंस, ओके, टू ओन टू अ कंट्री। किसी भी कंट्री के साथ एक आदमी की हुब्बुल वतनी को जो है वो कंसिडर किया जाता था कि दिस पर्सन इज वेरी यू कैन से सिंसियर टू हिज ओन कंट्री, बिकॉज वाई, बिकॉज ही स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ हिज ओन कंट्री, ओके, दिस इज। और नेक्स्ट है कि करेक्ट लैंग्वेज और इसी तरह इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ द नेशन हैज सिंस देन implied solidarity with the community of all those living in the respective nation। और एक और बात थी कि लैंग्वेज को इसी यानी नोशन का जो पार्ट था, ये जो हमने क्लासिकल नोशन की बात कर रहे हैं कि यूज़ ऑफ करेक्ट लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ये सॉलिडेरिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता था कि एक मुल्क जो है वो कितना खुद मुख्तार रहे। हम यूँ सिंपली कह सकते हैं कि सॉलिडेरिटी was represented by the language. Country, which language, like German, they spoke English language. It means this country is not totally is not totally free. It is you can say still it is under the influence of any other country. Like we can say colonialism, like we were colonized, we were the colonies of Britons, and in the same way African countries were the colonies of Britons and French for some time. So these they used to speak French and English. Why? Because they were under the influence of Britons, and for some time they were under the influence of French. So दैट्स वाई सॉलिडेरिटी रिप्रेजेंट होती थी लैंग्वेज कौन सी उस कंट्री में बोली जाती है। तो सॉलिडेरिटी एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे है कि सॉलिडेरिटी को जो है वो ये रिप्रेजेंट करती थी जो लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज किसी भी कंट्री में बोली जाती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के एंड तक बॉन्ड बिटवीन नेशन लैंग्वेज डेवलप इनटू वन ऑफ द रियलिटी शेपिंग मिथ्स। 18th सेंचुरी के एंड तक यानी ये जो बॉन्ड था नेशन ऑफ लैंग्वेज का, ये बड़ा मजबूत हुआ और बड़ा एक इसको वेल एक्सेप्टेड माना जाता था। और 19th सेंचुरी के एंड तक ये नोशन जो था बड़ा क्लासिकल नोशन जो था, एक्चुअली ये क्लासिकली यूरोपियन नोशन था और बड़ा ये वेल एक्सेप्टेड और इम्प्लीमेंटेड रहा और लोग और हर एक इसको फॉलो यानी जो करते थे। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में फिर यहाँ जो है कुछ डिफरेंसेस यानी आना शुरू हुए 19th सेंचुरी के अंदर भी। फिर इसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट थिंकिंग्स, डिफरेंट जो है वो थिंकिंग्स इसी नोशंस के अंदर आगे इसकी डेवलपमेंट होती रही। लेकिन स्टिल एजुकेशन के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जुडिशरी के अंदर सिंस मोनोलिंगुअल सिस्टम ही चलता था। अब यूँ कहें कि इन 19th सेंचुरी तक वी कैन कंक्लूड दिस दैट 19th सेंचुरी तक जो आइडियोलॉजीज़ थी और मिथ से ये जो है इसी मोनोलिंगुअल सिस्टम को फॉलो करते थे और इसी को इम्प्लीमेंट करते थे अपने पब्लिक सिस्टम में, अपने जुडिशरी सिस्टम में और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में और गवर्नमेंट सिस्टम में ओवरऑल जुडिशरी और इवन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में दे यूज टू फॉलो द सेम मोनोलिंगुअल सिस्टम।
ओके, इसको हम यहाँ वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आर्ग्यूमेंट्स इसके हम डिस्कस करेंगे।